बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को कुछ सांस लेने की जगह मुयस्सर आई है। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होता जा रहा है, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल क्या है, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूँ सहरिश सलीम। हेडलाइंस अब जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इजलास कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना इजलास में ऑडियो लीक्स की तहकीकात बारे आगाह किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा इजलास में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं और किन उमूर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियोज लीक हुई हैं और जो डेटा हैक किया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा, ब्रीफिंग की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था और उस इजलास में हाई पावर्ड तहकीकाती कमेटी जो कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से बनाने का फैसला हुआ था और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने का जो फैसला किया गया था, उन फैसलों की भी तौसीक जो की जाएगी। कल ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में 11 बजे होगा और इस इजलास में बाकी वज़रा और जो दीगर काबीना के मेंबरान हैं वो शरीक होंगे और इस बारे वज़ारत दाखिला की जानिब से अब तक की होने वाली जो तहकीकात हैं वो भी काबीना को पेश की जाएंगी कि किस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस का की जो ऑडियोज़ हैं वो हैक हुई, लीक की गई और उसकी सदबात के लिए और कौन इसका जिम्मेदार है, इस बारे भी कल वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना को आगाह किया जाएगा। सही फ़हीम, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी ने वज़ारत कानून और इंसाफ को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की भी हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। कमेटी में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास में वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी और साइबर स्पेस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। इजलास में वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बास पहलुओं की निशानदही की गई और उनके तदारुक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात, इमारतों और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामे इकदाम किए जा रहे हैं। इजलास में सिक्योरिटी, सेफ्टी और सरकारी कम्युनिकेशंस के महफूज होने को यकीनी बनाने का जायजा लेने पर भी इत्तेफाक के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी। इजलास ने 14 जून 2022 से मुल्क भर में सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया और फातिहा खानी की। अब कुछ बात करते हैं मईशत के हवाले से। नाज़रीन, रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 37 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपये की सतह से नीचे आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता हो गया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद हमारे से मौजूद हैं। शराज, बताइएगा इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल है और इम्पोर्ट बिल से इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 37 पैसे सस्ता हुआ था। ताहम इसमें मजीद जो है अब वो गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 229 रुपये की सतह पर आ चुका है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक हफ्ते का अगर मवाजना किया जाए तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 10 रुपये से ज्यादा सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से जहां मुल्क पर आयद कर्जों की शरह में 1500 अरब रुपए तक की कमी आ चुकी है, वहीं इंपोर्ट बिल पर भी इसके जो है वो मुस्बत असरात मरतब होंगे, खास करके ऑयल की इंपोर्ट और दीगर इंपोर्टेड मशीनरी की मद में जहां अरबों डॉलर पाकिस्तान की खर्च हो रहे थे और ज़र मुबादला के ज़खायर पर मुसलसल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। ताहम रुपए की कदर बेहतर होने से जहां इंपोर्ट बिल में कमी वाक़ई होगी, वहीं आने वाले दिनों में इंपोर्टेड अशिया की कीमतों में भी कुछ कमी का इम्कान है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कम होने से जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कुछ कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकेगी। जी, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। शराज अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएं कि इस्लामाबाद के खयाबान चौक पर किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद का कहना है, रात से बैठे हैं, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, कोई गलती नहीं करेंगे, ये चाहते हैं लड़ाई हो। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, मुजाहिरीन को किसी सूरत रेड जोन दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अब्बासी से। कासिम बताएगा, मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद का जो एहतजाज धरना है वो जिना एवेन्यू पर बदस्तूर जो है वो जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक किसानों का जो है वो एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। और अब कुछ ही पहले ये अपडेट आई है कि हुकूमत की जानिब से पुलिस अफसरान और डिप्टी कमिश्नर को मुज़ाकरात का हुक्म दिया गया है कि वो किसानों के से जाकर मुज़ाकरात करें। ताहम जो है किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमती वफद के अलावा किसी से भी मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे। और किसान इत्तेहाद की जानिब से जो तमाम मुतालबात है वो हुकूमत के सामने रखे जा चुके हैं, जिनमें स्प्रे, खाद, बिजली पर सब्सिडी दी जाए, जबकि टैक्सेस जो भी है वो फौरी खत्म किए जाएं। यह कहना है किसान इत्तेहाद मुजाहिरीन का। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह पड़ोसी मानचेस्टर में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने FPCCI के वक्त के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें कौंसल जनरल मानचेस्टर तारिक वज़ीर और ट्रेड सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करने, प्रोडक्ट्स का मयार बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस्तकबालिये में कौंसल जनरल मानचेस्टर तारिक वजीर और ट्रेड सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर ने खसूसी शिरकत की। यूके पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कायम मकाम सदर इश्तियाक अहमद, सीनियर नायब सदर शाहजहान शौकत और मोहम्मद अमजद ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तकरीब में चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में पाक यूके बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन इमरान खलील ने इस्तकबालिये में शरीक तमाम कारोबारी शख्सियात का तारुफ करवाया और उनके कारोबार की नौयत के मुतल्लिक आगाह किया। तकरीब में शामिल बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करने और प्रोडक्ट्स के म्यार को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए इस्तकबालिये के मेजबान इश्तियाक अहमद, शाहजहान शौकत, कौंसल जनरल मानचेस्टर तारिक वजीर, FPCIC के सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला, मोहम्मद अमजद, सुल्तान आसी, चाइनीज बिजनेसमैन डेविड, पाक यूके बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन इमरान खलील का कहना था कि पाकिस्तान से बिजनेस कम्युनिटी के वफूद के तबादले और यूके पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रवाबत को फरोग देकर पाकिस्तान और बरतानिया की तिजारत में दुगना इजाफा किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए शुरा का कहना था कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेपनाह मौके मौजूद हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करने की। तो मैंने सबसे यहाँ पे भी लोगों से कहा है कि आप आएँ, पाकिस्तान में बहुत ही फ्रेंडली बिजनेस माहौल है। वो कदीमी जो तरीक़ाकार है बिजनेस में भी जिद्दत आनी चाहिए, नए तरीक़ों से नए हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुल्क को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए सबसे ज़्यादा इस कम्युनिटी ने हेल्प की है और करनी चाहिए। I'm here to welcome Chamber of Commerce from Pakistan. So we as a UKPCC are here promoting Pakistan business to connect with people, with each other, to promote business. Thanks a lot for the invitation from the UKPCCI, and I'm so glad to join this evening and make about Chinese and Pakistan association together and make a society more together. We've brought businesses from the UK Pakistan Chamber of Commerce to help facilitate trade. We want to do joint ventures, we want to do networking, we want to improve the situation in Pakistan. We have always facilitated delegations from Pakistan every single year, whether it be the Lahore Chamber, the Faisalabad Chamber, Karachi Chamber. We're absolutely honoured today to have the apex of all the chambers, which is the FPCCI, the Federation of Pakistan Chambers, which is recognised by the government as well. It's hard times for Pakistan, we realise that, but we do believe through trade we can make things better. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ کے لیے نئے ایونیوز ڈھونڈے جائیں اور اس مارکیٹ کو اوپن اپ کرا جائے
ہم آج پاکستان کی میجر لسٹڈ کمپنیز کو بھی یہاں پہ لے کے آئے ہیں اینڈ انشاءاللہ بائی ہیونگ دس سیشن ٹوڈے we'll encourage also overseas Pakistanis to collaborate more with Pakistani businesses. آپ اپرچونیٹیز تلاش کریں کہ پاکستان اور یہاں کے بیچ میں بزنس مزید بڑھے، ٹریڈ بڑھے اور مختلف ڈفرینٹ نئے ایونیوز تلاش کریں. ضروری نہیں کہ آپ پرانے ہی سلسلے کو جاری رکھیں، وہ بھی کریں، لیکن نئی چیزیں تلاش کریں، نئے طریقے ڈھونڈیں تاکہ پاکستان کا ٹریڈ پاکستان کے یہاں بڑھے، دونوں طرف کی ٹریڈ. تقریب میں سابق میں راشدی العاصم رشید، سابق صدر پی ٹی آئی یو کے رانا عبدالستار، شجاعت علی اور دیگر دوسری کاروباری شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی. تقریب کے اختتام پر یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا، جبکہ ایف پی سی سی آئی نے یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو سوینئر پیش کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. برمنگھم میں دین ٹرسٹ کے زیر اہتمام پاکستان میں غریب اور نادار لوگوں کو چھت مہیا کرنے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈز ریزنگ ایونٹ منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور عطیات دیے. ایم این اے ڈاکٹر عمران خٹک تقریب کے مہمان خصوصی تھے. معروف گلوکار رحیم شاہ نے لائیو پرفارمنس سے تقریب کی رونق دوبالا کر دی. مزید احوال جانتے ہیں عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے کروڑوں افراد متاثر. مصیبت زدہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانی مذہبی رفاہی تنظیمیں دینی مدارس بحالی کے کاموں میں پیش. پاکستانی ہم وطنوں کی مدد کے لیے دین ٹرسٹ نے برمنگھم کے مقامی ہال میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد کیا، جس کا انتظام برمنگھم کے بزنس کمیونٹی کے رہنما عابد زمان خٹک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا. تقریب میں پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ نے خصوصی شرکت کی. رحیم شاہ کے خوبصورت گیتوں پر حاضرین محفل بے ساختہ رقص کرتے رہے. تقریب میں شرکاء کو پروجیکٹر کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے کی گئی امدادی کوششوں سے آگاہ کیا گیا. دین ٹرسٹ کے زیر اہتمام تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو کے مختلف مراحل دکھائے گئے. انتظامیہ کی اپیل پر سیلاب زدہ پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے. اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد زمان خٹک، قائم مقام کونسل جنرل سعدیہ ملک، انعام الحق نامی اور دیگر نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کرنا عبادت ہے. اس سے معاشرے میں احساس محرومی کا خاتمہ ہوتا ہے اور تعلیم، صحت سمیت دیگر ضروریات کو پورا کر کے پسے ہوئے طبقات کو معاشرے کے دیگر اعلیٰ طبقات کے ساتھ ہم پلہ کر کے مساوات قائم کرنی ہے. تمام اوورسیز کمیونٹی سے ہماری یہ اپیل ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جس حد تک ممکن ہو وہ پاکستان، چونکہ اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا ہے، سیلاب زدگان انتہائی مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اوپر جو آزمائش ڈالی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنی ممکن ہو ان کی مدد کریں. بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اپنی ڈونیشنز دی ہیں، آکشن میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ بھی جو کال آئی ہے، اتنے عرصے میں جتنے میں نے ایونٹس اٹینڈ کیے، میں دیکھ رہی ہوں کہ سبھی میں کمیونٹی کی ایک اچھی بڑی تعداد موجود ہے. اینڈ دے ریئلائز کہ جو فلڈ ہے اس کی ڈیواسٹیشن کتنی زیادہ ہے، اور وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ تباہی زیادہ ہے. تو ان کو اٹینڈ کرنے چاہیے ایسے ایونٹس، اور کھل کے لوگ ڈونیشنز میں اور آکشن میں حصہ لے رہے ہیں. جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آتی ہے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، جو بھی آفت ہو، اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور میری گزارش ہے پاکستان میں رہنے والوں جو وہاں پر رہتے ہیں کہ خدا کے لیے جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، بہت ساری مس مینجمنٹ میں نے دیکھی ہے ان لوگوں کے لیے، ان غریبوں تک مدد پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہمیں چاہیے وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں تاکہ وہ مدد کریں ان غریبوں کی، اور جو اوورسیز یہاں سے جاتے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ڈسٹریبیوشن جو ہو وہ صحیح طریقے سے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہر دن گئے، جو بھی کوئی پروگرام ہوتے ہیں، ہم ایز اوورسیز پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہم جو ہیں ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جتنی بھی اپنی توفیق کے مطابق جو ہے ہم اس میں اپنی شمولیت ڈالتے ہیں. تقریب کے شرکاء کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم.
برصغیر کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کی کتاب کی تقریب رونمائی وسطی لندن میں منعقد ہوئی، جس میں اردو شعراء، ادب سے محبت رکھنے والے اہل قلم حضرات اور ادبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں مقررین نے فیض احمد فیض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان کی شاعری اور حالات زندگی پر اظہار خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں فیض احمد فیض کی یادیں تازہ، کسی نے فیض کے فن پر بات کی تو کسی نے ان کے حالات زندگی بیان کیے۔ تقریب میں فیض احمد فیض کے اپنے صاحبزادی کو لکھے گئے خطوط کا بھی تذکرہ رہا۔ خوبصورت تقریب فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں وسطی لندن میں منعقد کی گئی۔ اس کتاب میں فیض احمد فیض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ ایک بیٹی کے باپ کے لکھے گئے خطوط کو کتابی شکل میں ڈھال کر احساسات کو منظر کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیض کی زندگی پر لکھے جانے والی اس کتاب، جس کا نام باپ سے بات چیت ہی رکھا گیا ہے، پروکار تقریب میں اہل قلم سمیت کتابوں سے شغف رکھنے والی نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی نے کہا کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض ایک باپ بھی تھے۔ وہ اپنی اس کتاب میں ان کا یہ روپ دنیا کے سامنے لائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب کنورسیشن ود مائی فادر میں بہت سی ایسی باتیں شیئر کی گئی ہیں جو اس سے پہلے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ منیزہ ہاشمی نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے والد کے ساتھ دوری اور تشنگی کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کی شاندار حسن مزاح کو بھی اجاگر کیا ہے۔ تقریب میں فیض احمد فیض کا کلام بھی پیش کیا گیا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب۔ شرکاء کی فرمائش پر مختلف شخصیات نے فیض کا مشہور زمانہ کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے، تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے۔ دیگر مقررین نے فیض احمد فیض کے کلام، حیات اور دیگر یادوں کو تازہ کیا۔ ایوب اولیاء، نور ناہید، مشتاق لاشاری سمیت دیگر نے خراج تحسین بھی پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منیزہ ہاشمی اور دیگر شخصیات نے کتاب اور فیض کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ میں نے اپنے والد کو وہ باتیں بتائی ہیں جو زندگی میں انہیں نہیں بتا سکی، اس کا وقت نہیں تھا، وہ جلدی چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جو مجھ پر بیتی اور جو میں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں، اس میں میرا پروفیشنل لائف بھی ہے، میرے بچوں کی لائف بھی ہے، میری اپنی لائف بھی ہے، اور یہ بھی کچھ خیالات ہیں۔ تو یہ ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کی کہانی ہے، اس لیے یہ کتاب کافی فرق ہے، اور یہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتاب میں ہے کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج منیزہ ہاشمی صاحبہ نے جو ان کے پرسنل خطوط تھے ان کو ایک کتابی صورت دے کے ہم سے شیئر کیا ہے، اور ان کی بڑائی ہے کہ وہ کہتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا اپنی تقریر میں، کہ یہ صرف میرا ہی نہیں، یہ تمام ان کے چاہنے والوں کا حق ہے کہ وہ بھی اس کو شیئر کریں، اور کیونکہ وہ ایک خاتون کی حیثیت سے اپنے والد کے پیغام کو ایک حد تک لے جا سکتی ہیں، باقی فرض ہم سب کا بنتا ہے کہ ان کے پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچائیں۔ یہ ایک تاریخی کتاب ہے، چونکہ اس میں انہوں نے کچھ تو ان کے خطوط جو ان کے لیے ہیں وہ لکھے ہیں، کچھ اپنے خطوط لکھے ہیں جو انہوں نے کمی محسوس کی، اور خاص کر کے انہوں نے فیض احمد فیض کا، اور مجھے کئی موقع ملے ان کا ہیومر سننے کا، ان کا مزاح دیکھنے کا، ان خطوط میں انہوں نے ان کے مزاح، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، یہ شاید کسی اور کتاب میں کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ یہ کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد یہ بڑا زبردست ایک محفل ہوئی ہے، اور یہ جو کتاب ہے خاص طور منیزہ ہاشمی صاحب کی، اسے سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیض صاحب کی شخصیت کا وہ پہلو جو پہلے نہیں پتہ چلا، جو ایک باپ کی حیثیت سے وہ کیا سوچتے تھے، کیسے رہتے تھے، اس کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ سیاست
उनके सियासी किरदार को तो सभी जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर चीज़ का वक्त तय होता है, मेरे ख्याल से इस वक्त आना इस किताब का बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बाएं बाजू की जो सियासत है उसको एक तरफ धकेला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये किताब बहुत उस पर रोशनी डालेगी कि ऐसा नहीं है कि जो फैज़ चचा जैसे लोग या अब्बा जैसे लोग वो बिल्कुल अपने आप को काट लेते हैं ख़ानदान से और बच्चों से। उनका रिश्ता रहता है और मजबूत रिश्ता रहता है और वो बच्चों के बनने में मददगार साबित होता है। हम जो फैज़ साहब के हवाले से सुने आ रहे हैं वो ये कि वो एक इनकलाबी शख्सियत या इनकलाबी शायर थे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो एक जैसे उनका ह्यूमन फेस जो है कि वो उनकी अपनी फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस रहे और ऐसे लोग जो है तो अपने पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैसेज के हवाले से नहीं है, लेकिन इल्म में इजाफे के हवाले से ये ज़रूरी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। फैज़ के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं खुद फैज़ की एक बहुत बड़ी मदाह हूँ, मुझे बहुत इश्क है फैज़ से, और क्योंकि मुझे फैज़ से इश्क था तो मैंने फैज़ की फैमिली को ढूंढा और उनसे दोस्ती की। और मुनीज़ा के 2 बुक लॉन्चेस मैंने भी कराए जब ये आई, बहुत कामयाब हुए और हमने बड़ा जिक्र किया इनके रिश्ते का जो फैज़ से था। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री ने मुझे बचपन से बहुत इंस्पायर किया। बाबा मुझे सुनाते थे और अभी तक इस दिन तक बहुत उनकी प्रोग्रेसिव पोइट्री बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली मेरे जनरेशन के अंदर। मुझे लगता है अगर ज़्यादा लोग उनकी पोइट्री पढ़ते हैं बहुत इंस्पायर होते हैं। किताब इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में एक ही वक्त में शाया की गई है ताकि फैज़ के चाहने वाले दोनों जबानों में इस किताब में मौजूद शफकत के इस पहलू से रोशनास हो सकें जो फैज़ की शख्सियत का खासा था। सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सरमाया है, उसकी इंजरी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अहवाल उमर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सहाफ़ी नदीम शेरवान की जानब से दिए गए इशाइये में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तमाम खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैचेस में खिलाया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस खुलकर सामने आए। इसके लिए इंग्लैंड के खिलाफ बाकी मैचेस सूदमंद साबित हो सकते हैं। उनका कहना था कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम बेहतर तौर पर खेल रही है। इंग्लैंड की टीम आई हुई है, उन्होंने 16 लड़के खिलाए अपने, इन 4 मैचों में उनके 16 लड़के खेले। हमारे इन 4 मैचों में 11 खेले, एक 12वां था नसीम जो कि एक मैच के बाद शायद उसको इंजरी हुई तो उसको उन्होंने रेस्ट दिया। ये दोनों टीमों का फ़र्क है कि वो अपनी टीम को बनाने के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, हमने वही सिस्टम रखा। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है हम दोनों टीमों में। हमें ये करना चाहिए कि हम भी इस तरह के कॉम्बिनेशन देखें। हम जब टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छे मैच में आप हार गए, क्या करेंगे आप? तो इस मैचों में, इस सीरीज़ में आपको 2-3 मैच ऐसे खेलने चाहिए थे कि टॉस जीतकर आप बैटिंग करते ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता। और तो मैंने आज भी कहा है कि आखिरी 3 मैच रह गए, खुदा के लिए इसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट कर लें जो कि वर्ल्ड कप के लिए आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। सिकंदर बख्त का मजीद कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम का असासा है, इसकी इंजरी का ठीक होना बहुत जरूरी है ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेल सके। उनका कहना था कि जरूरी है कि क्लब क्रिकेट को फाल बनाया जाए और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के तमाम शोबों को भरपूर तवज्जो दी जाए। सबसे अहम बात यह है कि बैरूनी कोचेज की बजाय मकामी कोचेज की सलाहियतों से फायदा उठाया जाए। इशाइये के मेजबान नदीम शेरवान और सफारतखाना पाकिस्तान के काउंसलर तौसीफ खावर का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम साबिक खिलाड़ी हमारे हीरो हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट से न सिर्फ लगाव रखते हैं बल्कि अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। तकरीब में शुरा का कहना था कि तमाम खिलाड़ियों को मेहनत करना होगी और इंग्लैंड को आसान हरीफ न समझा जाए। टफ टाइम देने के लिए हर शोबे को अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।